अब देखिए है ना, पहले अपन ये जो सीए फाइनल का इस बार जो पेपर हुआ था नवंबर 23 एग्ज़ाम का, इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। पहले वो करते हैं अपन, फिर वो कर लेंगे अपन कंटिन्यू। तो ये आप देख लो, उसमें कर लो, है ना। तो अब देखिए, पूर्वा इम्पैक्स लिमिटेड, पूर्वा इम्पैक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड एंटिटी है अंडर जीएसटी, एक रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। इसलिए ज़रूरत होगी आपको कि आगे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आएंगे तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इज एंगेज्ड इन वेरियस सप्लाईज। क्या है? इट इज एंगेज्ड इन वेरियस सप्लाईज। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने की इसने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। अब पहली देखो, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे रखी है। सोल्ड अ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विच वॉज ड्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर किया हुआ है, उसको बेचा है। सेड कॉन्ट्रैक्ट हैड नो डिलीवरी ऑप्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिलीवरी ऑप्शन नहीं था, नो गुड्स इन्वॉल्व, फिजिकल डिलीवरी नहीं थी। तो अब जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स है अपन ने पढ़ा था, व्हाट दे आर इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या है? इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स, ये गुड्स भी नहीं है नॉर सर्विसेज। सो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है विल नॉट बी कवर्ड इन एम्बिट ऑफ सप्लाई। ठीक है, इन एम्बिट ऑफ सप्लाई एंड विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखिए, नंबर 2, मतलब ये सब चीज़ें आपको वर्किंग नोट्स के अंदर लिखनी है और साथ के साथ ही लिख लो। ठीक है, वर्किंग नोट्स जैसे अपन ने पहला पॉइंट लिखा, उसी के साथ उसके नीचे वर्किंग नोट्स वहीं के वहीं मेंशन कर दिए। देन सप्लाइड 50 एलईडी टीवीज एट हैदराबाद टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। यानी इन्होंने 50 एलईडी टीवी सप्लाई किए हैं टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। 50 एलईडी टीवी एट हैदराबाद टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। 8 लाख रुपए की ये सप्लाई है। ठीक है, 50 स्टैंड्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू माउंट द टीवी ऑन वॉल वर ऑल्सो सप्लाइड अलोंग विद द एलईडी टीवी। ठीक है, 50 ये स्टैंड्स भी थे जिसको लगाना था। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गई। एक्चुअली में ये क्या है? ओवरऑल तो कंपोजिट सप्लाई है ना, ये कंपोजिट सप्लाई है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई? टीवी की हो गई। तो जो पूरे 8,72,000 पे टैक्स रेट लग जाएगी किसकी? प्रिंसिपल सप्लाई की लग जाएगी, टीवी की टैक्स रेट लग जाएगी। अब सप्लायर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सब चीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना अपने को। और गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है तेलंगाना में। इस पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लगेगा। इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और रेट देख लो, नीचे क्वेश्चन में दे रखी होगी। द रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% respectively for both inward and outward supply of goods and service except for TV stands, which is what? 28%. तो अब टीवी स्टैंड का तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लगेगी, यानी 18% की रेट से इस पे जीएसटी
लग जाएगा। 872 का 18% निकालो, कितना होता है? बोलो भैया, है क्या कैलकुलेटर? करते जाओ, मतलब आप मेरे ना कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर अपन कंफर्म कर लेंगे ना। 156 960, 156 960, ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या लग गया 156 960? IGST हो गया, 156 960 IGST हो गया। तीसरा देखो, प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सर्विस, इंट्रा स्टेट सर्विस हो गई, CGST SGST लगेगा। एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, DSA है ये, टू उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फॉर देयर रिटेल लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो DSA है ये। अब वैसे जैसे ही DSA अपने को ध्यान में आता है तो वो क्या है, रिवर्स चार्ज में चला जाता है, परंतु अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ये पूर्वा इंपैक्स क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो DSA अगर इंडिविजुअल होता है और वो सर्विसेज दे रहा होता है बैंक्स को, तब वो क्या है, RCM में जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा, सिंस क्या हुआ, सिंस पूर्वा इंपैक्स लिमिटेड is a body corporate, RCM provisions will not be applicable, RCM provisions will not be applicable, और ये जो सप्लाई है will be taxed under फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोल दिया ये इंट्रा स्टेट है, तो क्या लग गया, CGST SGST लग गया। इट इज चार्जेबल टू CGST एंड SGST। 5 लाख का 9% CGST लग गया, है ना, और 5 लाख का ही 9% SGST लग गया। तो देखो अब RCM के प्रोविजंस भी आ गए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गई, कंपोजिट मिक्स सप्लाई के कंसेप्ट भी आ गए, और गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड कंसेप्ट भी इसमें अभी तक पूछ चुका है। फिर देखिए आगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक बाय अ कंपनी ओन्ड ferries between 2 islands in the state of Maharashtra. Purpose was to facilitate daily communication of local people. तो अपन ने देखा था कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर आपकी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, एक इन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया या विद इन द सेम स्टेट ऑल्सो, वो क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेगी जब तक कि वो टूरिज्म पर्पसेस के लिए नहीं हो। तो ये फेरीज हैं, इवन दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, इसका एक सर्कुलर भी आया हुआ था, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्टेट ओन्ड फेरीज ही हो, दे कैन बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑल्सो। तो ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर ये टूरिज्म पर्पसेस के लिए होती तो टैक्सेबल हो जाती, भले ही से फिर इसमें कोई आदमी जनरल मतलब ट्रेवल के हिसाब से भी जा रहा हो तो भी क्या है, वो टैक्सेबल होता, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बन गया, मतलब एग्जेम्पशन से भी कवर कर लिया। नेक्स्ट देखो, सप्लाइड गुड्स टू एजेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, 3 लाख है, and the agent is supplying the goods of like kind and quality to his unrelated customer at 3,20,000। तो उस समय एजेंट अपन आगे माल बेच रहा है, 320 पे बेच रहा है, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो अपन ने पढ़ा था रूल में, अपन कितनी ले लेंगे,
3,20,000 का 90%, या 3 लाख जो भी कम होगा वो लेगी कंपनी, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी उसकी कम रहे। 3,20,000 का 90% कितना होता है? 288 होता है। ठीक है, तो 288 पे क्या लग जाएगा? 18% की रेट से IGST लग जाएगा, यानी ये वैल्यूएशन का पार्ट आ गया। ये क्या आ गया? वैल्यूएशन का पार्ट आ गया। 288 का 18%, 51,840। ठीक है, तो एक तो आप नोट करते जाओ। देखो अपनी लाइबिलिटियाँ अभी आउटवर्ड लाइबिलिटीज़ में आपके नोट कर लो, ऐसे कर लो, जिससे फिर ध्यान रहे ना। CGST है क्या जगह, SGST और IGST। ट्रांजैक्शन 1 जो आप देखो, ट्रांजैक्शन 1 में तो कुछ भी नहीं आया था, है ना? पूरा नहीं लिख रहा मैं, है ना? ट्रांजैक्शन 2 में IGST आया था अपना 156,960, ये 872 की वैल्यू लिख लेते हैं। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 DSA था 5 लाख रुपए का, है ना? नंबर 4 था हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई, है ना? ये एग्जेम्प्ट हो गई। फिर क्या था? नंबर 5 क्या था? दो 88 ली थी ना अपन ने वैल्यू, और ये 51,840 था। ठीक है, चल रहा है अभी मामला। अब नेक्स्ट देखो, अवेल्ड HR ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के लिए HR की ट्रेनिंग सर्विसेज ली फ्रॉम बी हम्बल, HR फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही रजिस्टर्ड है। ट्रेनिंग वॉज हेल्ड एट रिसोर्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो, HR ट्रेनिंग सर्विस सप्लायर है, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। और सप्लाई किसको की है इसने? रजिस्टर्ड पर्सन को की है। सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की है, तो ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। अगर ये अनरजिस्टर्ड को होती तो फिर कहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड होती? तो जैसे अपने पढ़ा देहरादून ट्रेनिंग सेंटर का एक AISA वाला उदाहरण पढ़ा था, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का फिर इशू आ गया। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई तो C कैटेगरी में पटक देना, तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। काहे कि C कैटेगरी, हर पूरी जगह प्लेस ऑफ सप्लाई चलता है पूरे आगे तक। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो 4 लाख रुपए पे 9% CGST लगा होगा, है ना? और 9% SGST लगा होगा। 36,000 ये जिसका ये तो अपन ने यूज कर रहे हैं सर्विस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही तो ले रहे हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। उसका क्या मिल जाएगा आपको? ITC मिल जाएगा। ठीक है, इसका ITC आपको एडमिसिबल हो जाएगा। देन देखो नेक्स्ट, परचेस्ड प्रोसेसिंग मशीन्स फ्रॉम डेविड एंड कंपनी registered under GST in the state of Gujarat. Machines were bought
एज इज वेयर कंडीशन, यानी क्या हुआ, एज इन वेयर कंडीशन बताया था ना, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, सप्लाई में यहां मूवमेंट नहीं हुआ। ये कहां पड़ी है मशीन, गुजरात में ही पड़ी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, गुजरात हो जाएगी, यानी अरे लोकेशन ऑफ सप्लायर है गुजरात में और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात में ही तो है भैया, तो CGST SGST चार्ज करेगा वो। 1 लाख का 9% और 9%, ये लग गया आपके, लग क्या आएगा, CGST SGST गुजरात का। आप कहां पे हो, महाराष्ट्र में हो। अब देखो, आप महाराष्ट्र में हो, ये गुजरात का बिल रेज कर रहा है, अब आपको ITC नहीं मिल सकता है, IGST होता तब तो ले लेते। तो जितने भी जैसे ना ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें ध्यान रखना, जैसे सपोज कीजिए मैं होटल में चला गया, बुकिंग मतलब वहाँ, तो कंपनी ने भेजा, कंपनी के नाम बिल रेज हुआ, परंतु वो क्या थी, एकोमोडेशन की सर्विस थी। तो अब एकोमोडेशन की सर्विस भी अगर ऐसी है, तो सपोज कीजिए वो है होटल गुजरात में, सर्विस सप्लायर गुजरात में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात में, हमारी कंपनी कहाँ पे, राजस्थान में, हम ITC नहीं ले सकते उसका। या तो आप ISD जैसे वहाँ रजिस्टर करा के फिर उस क्रेडिट को क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, तो वो वाला सिस्टम होता है, ये ध्यान में। अब ये की पॉइंट था इसका, तो ये तो तुरंत आपको ध्यान में स्ट्राइक करना चाहिए, आपको दूसरे स्टेट का नहीं मिल सकता है ITC। तो ये IGST होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर ये CGST SGST, तो नो ITC शैल बी एडमिसिबल। यहां बच्चा गच्चा खा जाएगा, टक बोल लो जी ITC कैपिटल गुड है, मजे से ले लो, ठीक है, वही तो करेगा वो फिर। और ये टैक्सेबल आइटम्स के लिए आ रहा था काम, आराम से लेता, परंतु अब नहीं ले सकता। नेक्स्ट देखो, परचेस्ड 2 व्हीलर्स with engine capacity of 25 cc usage for its employees both within and outside the factory producing taxable products। तो 25 cc की ये है, तो ये मोटर व्हीकल के एम्बिट में नहीं आ रही, क्योंकि इंजन कैपेसिटी एक्सीज 25 cc अपन ने पढ़ा था। तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, जो भी GST पे किया है ये ब्लॉक्ड में नहीं आएगा और आपको ITC मिल जाएगा। सप्लाई वॉज मेड एट मुंबई बाय GST रजिस्टर्ड डीलर इन तमिलनाडु। तो यहाँ सप्लाई वॉज मेड एट मुंबई बाय GST रजिस्टर्ड डीलर इन तमिलनाडु, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस 2 लाख पे 18% IGST लगेगा, 36,000 रुपए। इसका ITC विल बी एडमिसिबल, क्योंकि क्रेडिट इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) सिंस इट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मोटर व्हीकल, है ना, सिंस इट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की एम्बिट में ये नहीं आ रहा, हो गया। अच्छा, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। द कंपनी वांट्स टू चूज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू एजेंट एंड ब्रांच ट्रांसफर। तो एजेंट तो आया, ब्रांच ट्रांसफर तो अभी आया ही नहीं है, नीचे आएगा। अच्छा, देन मतलब एजेंट एंड ब्रांच ट्रांसफर। कंपनी ट्रांसफर टैक्सेबल आइटम्स to its Kerala branch
for distributing as free samples on occasion of inauguration of a branch which was yet to be registered. अब इस कंपनी ने अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर दी, ठीक है. वैल्यू अब भले से वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अपने तो इवन जैसे 25(4) और 25(5) में पढ़ा था ना कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड को भी होगी अपने ही एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन के एम्बिट में आ रहा है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. अब ये कह रहा है वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस फॉर ट्रांसफर वाज 2,50,000. 250 है वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस. अब वो देखो ध्यान से, क्या रेसिपिएंट, कितना क्वेश्चन में घुमाव है, रेसिपिएंट इज एंटाइटल्ड टू आईटीसी? क्या रेसिपिएंट इज एंटाइटल्ड टू फुल आईटीसी? क्या नो, क्योंकि वो नहीं, रजिस्टर्ड की बात भी चलो छोड़ो, हो जाए उसके अगले दिन ही वो रजिस्टर्ड भी हो जाए और फिर माल मिले, वो अलग चीज है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये सामने? फ्री सैंपल, सिंस सेम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. और फिर हो सकता है उसकी कितनी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, टैक्सेबल, उस पर डिपेंड करेगी ये सिचुएशन. तो अब इस केस के अंदर जब रेसिपिएंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू फुल आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू तो अपन ले ही नहीं सकते. अगर फुल आईटीसी होता तो इनवॉइस वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू हो जाती. वेयर एज ओपन मार्केट वैल्यू 3 लाख, तो 3 लाख रुपए इसकी क्या लेनी पड़ेगी झक मार के वैल्यू. 3 लाख रुपए ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओएमवी लेंगे अपन, रिलेटेड पर्सन है अपनी, अपना ही ओन एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है. केरला ब्रांच हैज नॉट येट सोल्ड सच गुड्स ऑफ एनी कस्टमर, वो तो अलग चीज हो गई, उसने बेची नहीं आगे. तो अब बात ये आती है, हम कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में. तो इस पे भी लग जाएगा 18% आईजीएसटी. खत्म नहीं हुआ था ये, तो ऊपर छोड़, कहाँ गया वो, ढूंढते रहो बस. सब इसके ऊपर है क्या? तो यहाँ एक और पॉइंट लिख लेना, आईबीटी कितना था? 3 लाख. जरूरी है इसको लिखना, 54,000, ठीक है. अभी चल रहा है मामला. The rate of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18% respectively. ये अपन पढ़ चुके, except for TV stands, वो अपन ने composite supply में काम कर लिया. All the amount given above is in exclusive of taxes wherever applicable, ठीक है. Except specially written, all inward supplies were used for taxable as well as exempted outward supplies. Except स्पेशली रिटर्न, सभी इनवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए काम में आ रही थी. तो अब आपको कॉमन क्रेडिट निकालना पड़ेगा. नो इनवर्ड सप्लाई वाज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस. कोई इनवर्ड सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं काम में ली गई, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था. From the information given above, you are required to compute the eligible ITC available. वो तो अपन ने निकाल ही लिया. Net minimum GST payable in cash for the month of April. अब आप देखो, कॉमन क्रेडिट की बात करें तो जब इनवर्ड सप्लाई की बात करते हैं तो HR ट्रेनिंग वाला तो सभी एम्प्लॉयज के लिए था, समझ रहे हो. तो ये कॉमन क्रेडिट में आएगा, ये तो आएगा ही आएगा. इसका तो आईटीसी नहीं मिला अपने को, तो इसका तो सोचने का विषय ही नहीं, खत्म ही हो गया खेल. ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए काम में आ रहा है, तो ये कॉमन में हो ही नहीं सकता. तो कॉमन क्रेडिट कितना हो गया? पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया कॉमन क्रेडिट. कॉमन क्रेडिट कितना हो गया? जो फर्स्ट वाला देखो एक बार बताओ कितना था वो. अच्छा 36,000, 36,000 है ना, ये कॉमन क्रेडिट है. सीजीएसटी का 36,000 है, एसजीएसटी का 36,000 है, और वो तो आईजीएसटी का था ना लास्ट वाला, तो वो तो कॉमन में आ ही नहीं रहा, तो अलग से पड़ा हुआ है. अब कॉमन क्रेडिट
एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, देखो ठीक है, 36,000 इंटू वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अपॉन जो भी टोटल आपका टर्नओवर है, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू देखो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी ना रिवर फेरीज में, वो कितनी आ रही थी? अच्छा, मैं चलाऊंगा तभी चला पाओगे हैं? चाहिए के चक्कर। तो एक, मैं अभी तक सोचा तो बता क्यों नहीं रहे हो। 1,20,000 है ना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सही है। कहाँ गया ये? तो यार इसमें ही परेशान हो जाते हैं हम तो। 1,20 ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और कोई है क्या? है? वेरी गुड। 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। राजेश एंड कंपनी का एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, उसमें शेयर बेचे थे उसने, समझ रहे हो? तो आप ये क्या चीज है? ये सिक्योरिटी तो है। 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, 20 लाख मत ले लेना भाई। 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब कितना? क्वेश्चन की देखो, अब आप अपने आप समझ जाओगे कि भैया क्या हो रहा है। 20 लाख का 1% कितना हो गया? 20,000 हो गया। 20,000 ही हुआ ना? तो ये हो गया 20,000। अब ऊपर से जोड़ लो, यही लिखता हूँ यार मैं तो, ये है ना कि दिमाग घूम जाएगा। कितना था? 36,000 था ना? इनटू 1,20 तो ये था, प्लस 20,000 ये हो गया, है ना? अब ऊपर से जोड़ते जाओ। सबसे पहले पॉइंट का 20,000 यहाँ लिया है, वही लोगे आप, है ना? वो मत कर देना कि वो बढ़ा दो, कहीं उल्टा सीधा हो जाएगा मामला। इसमें 8,72 था। टर्नओवर निकाल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? 5 लाख था। एक 20 था। इसका कितना था? 288। और एक और है भैया, 3 लाख OMV। जोड़ो यार इसको, है ना? यू शुड डू समथिंग। ये तो 2 लाख, 1,40,000 हो गया, है ना? ऊपर वाला तो मैंने कर दिया। 20,000 मैं भी कर लेता हूँ एक बार। 8,72,000 कर लूँ यार एक बार। 5 लाख। पर टू एयर इज ह्यूमन यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत भी हो गया तो करी तो रहे। 21 लाख आ रहा है ना? ये रिवर्स करोगे आप। 36 ही जाना होता है ना? ITC 36 था ना? तो कितना हो गया देखो आप, 36,000 इंटू 1,40,000 डिवाइड बाई 21 लाख। कितना आ रहा है अमाउंट? अरे यार ऐसे थोड़ी आ रहा है। 36,000 इंटू 1,40 डिवाइड बाई 21 लाख, यूं करना है। तो कितना आ रहा है ये देखना। तो फिर तुमने 2,40 बता दिया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो 36,000 तो ITC है यार, माथा घूम गया मेरा। करने दो मेरे को, है 2,400। हाँ, ये रिवर्सल करना पड़ेगा। आ जाओ, अब क्रेडिट पे आ जाओ। कहाँ लिखा था हमने? 2,400 तो रिवर्स करना पड़ गया।
तो तुम्हारा क्रेडिट कितना रह गया, 36,000 माइनस 2400, 33,600 तो यहाँ रह गया, 33,600 यहाँ रह गया, और वो किसका था, वो गाड़ी का लिया था ना अपन ने, 36,000 IGST था ना, 2 लाख का 18%, यही तो था 36,000, ये मिल जाएगा। ये ITC आ गया, ये अवेलेबल ITC है आपके पास, ये अवेलेबल ITC आ गया, ये समझ में। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जोड़ लो अब आप, 45,000 ये आई थी, 45,000 ये आई थी, और ये ज़्यादा आ रही है, 156,960 प्लस 51,840 प्लस 54,000, 262,800। इसमें से तुम्हारे ITC लेस कर लो, IGST का तो क्रेडिट वहीं खत्म हो गया IGST में ही। फिर CGST का CGST में ले लो, कितना था CGST क्रेडिट, 33,600, 33,600। ये टैक्स पेएबल रहेगा आपका, ठीक है। और अगर कोई, उन्होंने TDS के बारे में बोला नहीं है, गवर्नमेंट अगर TDS करके पेमेंट करेगी तो फिर जो TDS का है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स क्या, 2,50,000 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो वो तो दिया नहीं है, तो अपना ये टैक्स पेएबल अपना वर्कआउट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटली अगर अपन इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो घबराने वाला कोई विषय नहीं है कि भाई अपन आउटराइटली घबराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे फ्यूचर डेरिवेटिव अपने क्लास में स्टडी कर लिया, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, डिलीवरी ऑप्शन होता तो गुड्स हो जाते, है ना। या जैसे भी ये आपको तुरंत समझ में आ ही जाएगा कि भाई स्टैंड है और ये है, तो प्रिंसिपल सप्लाई टीवी की है, स्टैंड उसके साथ जा रहा है। DSA का RCM में अपन ने बहुत अच्छी से याद करके जानना ही है क्योंकि तो आता ही आता है, RCM के लिए मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता ही रखा है। एग्जेम्पशन में तो कोई सा भी एक एग्जेम्पन वो दे सकते हैं, एग्जेम्पशन तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये वैल्यूएशन है तो कोई भी एस्पेक्ट वैल्यूएशन से रिलेटेड, मतलब कहने का मतलब क्या है, अपन कहीं उसमें दिक्कत नहीं आती। अगर आप एक पॉइंट, सपोज करो मेरा ये पॉइंट गलत हो गया, मैंने ये भी क्रेडिट ले लिया, कौन सा ले लिया, ये ले लिया, हो सकता है मेरा कुछ और गलत हो जाए, तो बात अलग है कि वो 2 नंबर 3 नंबर चले जाएंगे, नीचे के चले जाएंगे आधा 1 नंबर, पर ऐसे थोड़ी आउटराइटली आप क्वेश्चन को ही छोड़ दोगे। कईयों की यही फीलिंग आती है, नहीं 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 पहला सबसे बाद में, किसका कैसे। अरे भाई अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो कोई कहीं दिक्कत एज सच नहीं आती, क्योंकि थ्योरी में तो वैसे भी नहीं मिलते, थ्योरी में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने कहा इसको एटलीस्ट एक बार क्या कर लो, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो अपन फिर करते रहेंगे। मेन तो ये रहता है कि इसका, है ना, तो ये इसलिए मैंने आज आपको करा दिया। नवंबर का ये जो पेपर बना था, हालांकि सेकंड भी आप कर सकते हो, 2 मिनट लगेगी इसको तो करने में, क्योंकि ये तो बहुत इजी होगा, बाकी भी इजी होते हैं। तो देखो, मिस्टर देव रजिस्टर्ड एज रेगुलर टैक्स पेयर अंडर GST इन मुंबई महाराष्ट्र इन 2017। द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 वॉज 2 करोड़, यानी रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई थ्रेशोल्ड वैशोल्ड का उसको सामने वाले से भी कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। He provides the following information pertaining to various outward supplies made by him during the month of April. अप्रैल के महीने की वेरियस आउटवर्ड सप्लाईज इसने दी है। अब देखो, पहले सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, पहले देखो एक एग्जेम्पशन था, वो एग्जेम्पशन क्या हो गया, लिमिट कर दिया उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तक, ठीक है। अब वो एग्जेम्पशन में जो वो थे वर्ड्स आगे आ रहे थे, टबैको, बीटल नट, इंडिगो, फिंडिगो, वो सब साफ हो गए इनके साथ साथ, तो इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, इस पे टैक्स लगेगा। ये एग्जाम नहीं है, ये क्या है,
टैक्सेबल है। क्या कह रहा है ये, नीचे देखो ना। For the above information, compute the total GST liability of Mr. Dev on which tax is to be paid by Mr. Dev, जिसको देव को देना है टैक्स, in the month of April. All supplies are intra-state supplies and the rates of taxes are CGST and SGST 99%. वो तो अपने को निकालना ही नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई का तो कोई इशू ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस पर टैक्स लग जाएगा क्योंकि एग्जेम्पशन इस पर मिलेगा नहीं। तो 4 लाख का 9% सामने ही लिख दो, 36,000 CGST, 36,000 SGST लिख देना। Exemption is limited only to agricultural produce and cotton, flax, jute, etc. doesn't fall under the ambit of agricultural produce. Therefore, here exemption will not be available. फिर देखो next, supply of online mathematical journal to model CBSE school for its secondary and higher secondary students. हमने क्या बोला था, ध्यान रखो। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, उनके लिए एग्जेम्पशन है। प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है उसमें एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। तो आप एजुकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड मैंने बोला था, ये एजुकेशनल सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा क्योंकि ये स्कूल को है। वर्किंग नोट तो देने ही पड़ेंगे आपको सारे, ठीक है ना। ये स्कूल को है एंड एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल्स। तो इस पे भी लग जाएगा 9%। नेक्स्ट देखो, मेड अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to measures Maharashtra State Development Corporation, a government entity, by way of any activity in relation to function entrusted to Panchayat under Article 243G of the Constitution. Value of supply of goods constituted 23% of the said composite supply. अब देखो बहुत ये कुछ एग्जेम्पशंस बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। एग्जेम्पशन का है ये। अब जहां आर्टिकल 243G की बात कर रहा है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी की बात करी उसने। गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, उसके रिलेशन में एग्जेम्पशन नहीं है। तो वो चीज़ तो आपको क्या है, इन डेप्थ देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज बच्चे के साथ दिमाग में तुरंत बात आती है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, टक एग्जेम्प्ट करो, पर वो टक एग्जेम्प्ट नहीं होगा यहाँ। भले ही से उसकी ये मटेरियल की वैल्यू, कंपोजिट सप्लाई का सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया क्योंकि गुड्स की वैल्यू डज नॉट एक्सीड व्हाट 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। परंतु ये क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो एग्जेम्पशन वाला चैप्टर जो आपने वीक छोड़ा हुआ है, ये ध्यान रखो। सिटिंग फीस received for attending a committee meeting as an independent director from measures ABC Limited. सिटिंग फीस मिली है आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो आप, ये क्या हो जाएगा, आरसीएम के तहत टैक्स लगेगा, इस पे आपको देना ही नहीं है। इसमें तो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे टैक्स। आपके तो क्या लग जाएगा, डैश डैश लग जाएगा, आपके डैश डैश लग जाएगा। देन इंश्योरेंस कमीशन, फिर वही आ गया, रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम XYZ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दी GST लॉ। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल। मैंने बोला ना लाखों इंश्योरेंस एजेंट है, हर से थोड़ी करवाते रहेंगे रजिस्ट्रेशन, इसलिए क्या ये भी क्या चला जाएगा, RCA में चला जाएगा। कि अपन तो RCM में जाता है इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विसेज देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्ड टू पे GST। फिर सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर महाराष्ट्र फॉर कंडक्टिंग फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और आप सर्विसेज दे रहे हो, पहले था जब टोटल एक्सपेंडिचर मेट बाय क्या हो, गवर्नमेंट हो, तो वो एग्जेम्प्ट होता था। फिर टोटल के बाद उसने क्या कर दिया,
75% से ज़्यादा की वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द गवर्नमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होएगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें 71% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, 75% तो नहीं इनकर किया, इसलिए ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा टैक्स लग जाएगा इस पर। कितना है, 1,50,000 का 9% CGST लग गया, 9% SGST लग गया, ठीक है। एक गैस टैंकर का बताया था मैंने, एक सर्कुलर आया था, आपकी सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि अगर आप एज अ गैस टैंकर अपॉइंट बुलाए जाते हो टीवी शोज में, डिबेट्स वगैरह में, और आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है। हाउएवर दैट कंसर्न्ड पर्सन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, सप्लाई वाले चैप्टर में ये अपन ने गैस टैंकर के रिलेटेड पढ़ा था, नया सर्कुलर आया था। अब इसकी तो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, देव है ये तो, अब कौन सा देव है, भगवान मालिक है। 9% CGST लग जाएगा, 9% क्या है, SGST लग जाएगा। फिर अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कमेंट्रेटर, हमने क्या बताया था, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये था। पर अगर कमेंट्रेटर है, सेलेक्टर है, क्यूरेटर है, वो सब स्पेशली मैंने बोला था, उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, तो ये भी टैक्स लगेगा। आया समझ में? 54,000 ये, 54,000 ये, कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अपन आगे भी डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा, कुछ समय आया नहीं है ना, क्योंकि ये वैल्यू अब कस्टम के भी आ जाता है ना, इसलिए धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। ये एक और देख लो, चलो, अनुजा है ना, इसलिए देख लेते हैं। अनुजा चेक्ड इन at Welcome Tourist Lodge in Madurai on 15 July 22, 15 जुलाई 22 को अनुजा आई, कहाँ पे आई, वेलकम टूरिस्ट लॉज में आई। द रूम रेंट वॉज ₹900 पर डे फॉर सिंगल रूम, ठीक है, 900 रुपये था। पहले था ना, जैसे होटल के अंदर आप चेक इन करते हो, जहाँ डिक्लेयर्ड टैरिफ, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, अगर 1,000 रुपये से एक्सीड नहीं कर रही थी, 1,000 रुपीज़ और मोर से मतलब कम थी, तो उस केस के अंदर आपको क्या मिल जाता था, एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता था। अब है शी चेक्ड आउट, आई कब, चेक इन हुआ था उसका 15 जुलाई को, चेकआउट कब गई, 17 जुलाई। एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड बाय द लॉज वाया चेक एट द टाइम ऑफ चेकिंग आउट, यानी पेमेंट मिल गया इसको चेक के माध्यम से मिल गया 17 जुलाई को। वैसे तो बहुत कम होते हैं लोग, ठीक है ना, होटल वाले तो पहले पैसे धरवाते हैं, खैर अच्छा है। एंड वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन द सेम डेट, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स क्या हुई है, 17 जुलाई को, ठीक है। द लॉज डिसाइडेड टू इशू हर इनवॉइस ऑन द सेम डेट, date of invoice, decided to issue her invoice on the same date when the amounts get credited in the bank account. सेम डेट मतलब जब पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा उस दिन इनवॉइस हुई है जारी। when payment get credited in bank account, कब हुई है, पेमेंट कब क्रेडिट हुआ बैंक में, देखो आगे दे रखा है 20 जुलाई को ये पेमेंट क्रेडिट हुआ है, 20 जुलाई को ये पेमेंट क्रेडिट हुआ है। द रेट ऑफ टैक्स ऑन होटल रूम वाज एग्जेम्प्टेड अप टू exempted up to ₹1,000 became chargeable to tax on 18 जुलाई।
यानी डेट व्हेन एग्जेम्पशन विड्रॉन, कब विड्रॉ हुआ? 18 जुलाई को। अब अपने को पेमेंट कब क्रेडिट हुआ है बैंक में वो देखना बहुत जरूरी है। पेमेंट क्रेडिट हुआ है 20 जुलाई को, ठीक है ना। पेमेंट क्रेडिट हुआ है विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अपन ने बताया था ना कि अगर जब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का मामला है और पेमेंट क्रेडिट हो जाता है बैंक अकाउंट में, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मिला, एंड सेम हैज बीन क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी? व्हेन इट इज एंटर्ड इन बुक्स। वैसे तो एंटर्ड इन बुक्स और व्हेन इट्स क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट विच इज से अर्लियर। 17 को था ना एंट्री बुक्स में, 17/7 को एंट्री हो गई बुक्स में। सर्विस प्रोवाइड हुई है बिफोर चेंज, सर्विस प्रोवाइड हुई है बिफोर चेंज। जो 2 इवेंट हो जाते हैं, मेजॉरिटी रूल बताया था, कौन से हो गए? सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर चेंज, पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड बिफोर चेंज, बट इनवॉइस इज इशूड आफ्टर चेंज। तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट किस दिन हुआ था? 17/7 को। तब क्या था? एग्जेम्प्ट था ना, एग्जेम्प्ट था, 900 रुपए की बिलिंग थी, तो ये क्या हो जाएगी? जो भी 900 रुपए पर डे की, तो ये क्या रहेगी? ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। ये सर्विस क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऐसे बात थी, ठीक है। तो अभी तो आज तो इतना ही करते हैं, फिर आगे देख लेंगे। मतलब ऐसे, मतलब आप ये तो किया वही था ना, सेक्शन 14 पे था, पर प्रोविजन सारे आपको कंसेप्चुअली क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, और लिखना भी पड़ेगा कि व्हाट इज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट्स द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर से अर्लियर। And what is date of payment? The date when the payment is entered in books of accounts and when the same is credited in the bank account, which was said earlier. अब वहाँ ये बोल रखा है कि invoice must be issued within 30 days of the completion of service, otherwise it will be date of completion of service, ठीक है, और date of payment which was said earlier. अब ये आती है कि in case of change in rate of tax, if supply takes before the change in rate of tax and any of the events relating to invoice also takes place या payment is also received before change in rate of tax, तो दो इवेंट हो जाते हैं इन तीनों में से, मेजॉरिटी रूल होता है, उसकी रेट ऑफ टैक्स क्या है? लग जाती है। तो यहाँ ओल्ड रेट लग जाएगी, ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट हुई। 5 नंबर को क्वेश्चन था। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे आउटराइटली आप नहीं छोड़ सकते हो। जो पहले 10 चैप्टर मैंने बताया आपको, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो, रेहा इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मैसूर, कर्नाटका। शी ट्रांसपोर्ट सर्टेन गुड्स बाय एयर टू मिसेस अय्यर हु रिजाइड्स इन फ्लोरिडा, यूएसए। द एयर कार्गो ऑपरेटर by which the goods are transported is registered in Bengaluru, Karnataka. Determine the place of supply of such transportation service with under GST law with supporting rules. तो जब बेसिकली ये क्वेश्चन जब ड्राफ्ट हुआ था ना, तब तो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या था प्रोविजन कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये बात तो आ नहीं रही है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 23 ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब वो तो हट गया, वो प्रोविजन तो हट गया, आपको पढ़ाया था मैंने आपको। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? अगर सर्विसेज आर सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट है। परंतु जो बच्चे नवंबर में लिख के आ रहे हैं एग्जाम, उन लोगों के लिए भी अगर वो देखेंगे ना बाद में, वो भी तब देखते हैं। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, यानी फ्लोरिडा, यूएसए।
जिन्होंने देखा। आपके लिए तो हट गया, मई और नवंबर के लिए हट चुका। मई एग्जाम अगला वाला मई 24, नवंबर 24, और मई 25 तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नई गवर्नमेंट बनेगी तब देखते हैं। पर अभी ये जीवित रहेगा कि 2 लाख करोड़ का एक 80 का भी आ गया कलेक्शन, 170 180 आ रहा है हर महीने का। तो क्या नुकसान है, घर बैठे आ रहा है 180 का। भाई सबका भला हो रहा है ना उससे। अपन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जीएसटी दिए जा रहे हैं, और गरीबों में बट रहा है। फिर वो कहते हैं ना, अब अपने पास मैसेज भेजते हैं कि भाई क्यों क्यों आप बिजली फ्री लेना चाहते हो। अरे भाई तुम इतना जीएसटी ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हो, हमसे कम से कम बिजली तो दे दो यार, उतनी तो उतना तो दे दो एटलीस्ट। कि भाई अब आ रहे गरीब मिडिल मिडिल क्लास के लिए कुछ तो दे दो। यो तब जी अब उनसे बोलो कितना इनकम टैक्स है, कितना जीएसटी है, फिर क्या फ्री की बात हो रही है, कोई नहीं हो रही है इसलिए। तो अब देखिए मिस्चीवियस, ये कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं यार, मपेट्स, क्या होता होगा, कुछ होता होगा ये। अच्छा एक स्कूल है ये किंडरगार्टन स्कूल, मिस्चीवियस पपेट्स बोल देते, मिस्चीवियस वो बोल देते बच्चे जो होते हैं। A kindergarten school in Pune, Maharashtra has given contract of catering services to Pune-based agency, Toddlers Catering Agency, registered under GST. Whether the said catering service, फिर exemption से आ गया ये, provided by Toddlers Catering Agency in the school is taxable under GST law. Exempt रहेगी भैया। केटरिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इस इक्वलेंट, सोचना ही नहीं है, एग्जेम्प्ट करना है। सिक्योरिटी सर्विसेज थी, इन हाउस हाउसकीपिंग सर्विसेज थी, ठीक है, तो इजी था। ये नहीं आएगा अभी आपको, ये भी नहीं आएगा, करा नहीं है ना अभी, ये पेमेंट वाले चैप्टर में आएंगे। पीछे का चले गया ना अभी, पेनल्टी का आ गया ये, डिमांड्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, बाकी तो थ्योरी है। लास्ट क्वेश्चन खत्म हिसाब। पीछे के तो वैसे आ गए, अभी कर लेंगे अपन, तब डिस्कशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो बहुत है आज के लिए।